हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3, जिसमें सबसे इसका हमारा अध्याय 3 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के शेष अध्याय को देख सकते हैं। ये बिहार बोर्ड SCRT 7 की क्लास की एनालिसिस चल रही है। तो जैसे कि सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, आपदा के समय राहत लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार है, इसीलिए अपेक्षा होती है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार इसे पूरा करे। इस अध्याय में हम लोग स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी सरकार की भूमिकाओं को समझेंगे और देखेंगे कि ये सरकार के काम से किस प्रकार से जुड़ी है। शिक्षा हमारे जीवन के विकास के लिए जरूरी है, अर्थात ये दुनिया को समझने का मौका देती है, आत्मविश्वास देती है और व्यक्ति व समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करती। शिक्षा इस बात के लिए सक्षम बनाती है कि हम अपनी रुचि के अनुसार काम ढूंढ पाएं, समाज के लोग किसी समस्या पर मिलजुल करके बातचीत कर सकें और उसका समाधान निकाल कर सकें। इसके अलावा एक शिक्षित व्यक्ति अदालत में अपना बचाव करने, बैंक से ऋण लेने, वैज्ञानिक ढंग से खेती करने, सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेने में ज़्यादा समर्थ होता है। वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने एवं सामाजिक कार्यों में सफलतापूर्वक भागीदारी करने में सक्षम महसूस करता है। बिहार में शिक्षा की स्थिति। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सरकार के लिए हमारी संविधान ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगी, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। आज इतने वर्षों के बाद भी सभी लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंची। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। आइए अपने राज्य के उदाहरण से इस स्थिति को समझें। एक दृष्टि हम नीचे दी गई तालिका पर डालते हैं, जो बिहार की साक्षरता दर से संबंधित है। साक्षरता दर ये बताती है कि कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, अर्थात पढ़े लिखे लोग हैं, यानी वैसे लोगों की कितनी संख्या है जो कम से कम अपना नाम लिख सकते हैं और कुछ सरल वाक्यों को पढ़ सकते हैं। तो भारत की जनगणना 2001 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो बिहार की कुल साक्षरता है 2001 के अनुसार 47, पुरुष साक्षरता दर 60 थी, महिला साक्षरता दर 33, अनुसूचित जाति 32 और अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर कितनी थी, तो उनकी अनुसूचित जनजाति की 28% थी। इस तालिका को देखने से ये पता चलता है कि अपने राज्य में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। हमारी कुल साक्षरता दर आधी से भी कम, अर्थात हमारे प्रदेश की कुल आबादी के आधे से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की स्थिति सबसे बदतर है। इनमें केवल 1/3 या 28 से 33% ही साक्षर हैं। ये स्थिति इसलिए बनी क्योंकि स्कूल की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। बचपन में स्कूल जाने का एवं पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। हाल ही में वर्षों में सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों के कारण साक्षरता दर में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली, फिर भी 100% लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। बच्चों की सर्वे। आज भी बच्चे विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं या क्यों नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक सर्वे करते हैं। 4 बच्चों की टोली बना करके नीचे दिए गए प्रश्नों पर कम से कम 3 बच्चों से बात करना है। इन बच्चों की परिस्थिति अलग अलग है। ये पता करने की कोशिश करें कि किन कारणों के चलते ये बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे। ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए, वे कौन कौन से कारण हैं जिनके चलते वे बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं। ऐसे बच्चे जो विद्यालय में पढ़ते थे लेकिन उन्होंने बीच में ही जाना बंद कर दिया, किन कारणों से बच्चे स्कूल में, मतलब कि ये सारी चीज़ें। फिर तीसरा है ऐसे बच्चे जो बाल मजदूर हैं, किन किन कारणों से ये बच्चे पढ़ने की उम्र में मजदूरी करने लगे। चौथा है कि एक शैक्षणिक सर्वेक्षण कराइए जो एक ही उम्र के सरकारी स्कूल, निजी स्कूल या और किसी अन्य प्रकार के स्कूल के बच्चों के बीच का अंतर करेंगे। शिक्षक के लिए बच्चों के द्वारा
किए गए सर्वे को अध्यापक समूह कार्य के माध्यम से आंकड़ा एकत्रित कर उसका विश्लेषण करेंगे। बच्चों के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार क्या मुख्य कारण नज़र आ रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए। सरकार की भूमिका। शिक्षा प्राप्त करना हम सबका हक है। सबको शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी। इस बात को पूरा करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि इसे कानून का स्वरूप दिया जाए, ताकि किसी को अगर शिक्षा उपलब्ध ना हो तो वो न्यायालय का सहारा ले। इसके साथ साथ शिक्षा के लिए बेहतर एवं उचित व्यवस्था करना जरूरी। इस हेतु कई योजनाएं शुरू की गईं, जिसके तहत ये लक्ष्य पूरा हो सके। इसके कुछ उदाहरण हम नीचे दिए गए हैं, जिसे अनुप्रिया, अंतरा, शालिनी, सबाना मध्य विद्यालय नगदहा में 8वीं वर्ग की छात्राएं हैं। ये विद्यालय उनके घर के पास नज़दीक है और इस कारण विद्यालय आने जाने में उन्हें कोई असुविधा नहीं होती। पर एक बात उनके मन में हमेशा खचोटती रहती है कि शायद वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उच्च विद्यालय की दूर गांव से लगभग 5 किलोमीटर विद्यालय दूर होने के कारण गांव की अधिकतर लड़कियां कक्षा 8 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उन्हें विद्यालय आने जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता। साथ ही उनके माता पिता भी उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहते हैं। एक दिन अखबार के माध्यम से पता चला कि कक्षा 9 में पढ़ने वाले सभी लड़कियों का सरकार के द्वारा साइकिल दी जाएगी। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब इस गांव की सभी लड़कियों को आगे की पढ़ाई कर सकती हैं। अब सभी लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। कक्षा 8 में उत्तीर्ण होने के बाद सबके माता पिता ने अपनी लड़कियों को नामांकन उच्च विद्यालय में करवा दिया। कुछ ही दिनों बाद विद्यालय प्रबंधन ने कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों की 20 साइकिल वितरित करवा दी। साइकिल पाकर के लड़कियां आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिखती एवं समूहों में विद्यालय जाती हैं। सुमित सरकारी विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र है। वो हमेशा खुश दिखता था, पर इन दिनों चिंतित रहता है। उसकी चिंता का मुख्य कारण है किताबों का समय पर न मिलना। बाजार में भी उसकी पुस्तक नहीं दिखती, इसीलिए चाहकर भी वो अपनी पुस्तक बाजार से खरीद नहीं पाया। सरकार की ये योजना है कि कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाएंगी, ताकि सभी वर्गों के बच्चे विद्यालय जा पाएं। 5वीं कक्षा में आए सुमित को 3 माह हो गए। अब उसे ये चिंता भी सता रही है कि इस परीक्षा में वो क्या लिखेगा। प्रधानाध्यापक से कहने पर वो स्थिति की जानकारी लेते हैं एवं 1 माह में पुस्तक विद्यालय में पहुंच जाएगी, ऐसा आश्वासन भी देते हैं। एक नज़र शिक्षा के अधिकार पर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि एक नज़र शिक्षा के अधिकार पर। शिक्षा का जो अधिकार है यह 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया और शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही निष्कासित। सभी बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है और जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है उन्हें मदद कर पुनः नामांकित किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिकाएं हैं, आइए जानते हैं। जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी है, उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। पीने के लिए स्वच्छ पानी की कमी, संतुलित आहार की कमी, दवाइयाँ की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर का डॉक्टर की कमी आदि अनेक समस्याएं हैं। हमारे देश के संविधान के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी या होनी चाहिए, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं जैसे कि गांव का स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल आदि से अपेक्षा है कि वे सुचारू रूप से काम करें। गौरतलब है कि 2005 में रोगियों की औसत उपस्थिति प्रति स्वास्थ्य केंद्र 39 थी और जो 2010 में बढ़कर के वो 4000 रोगी प्रति माह हो गए। हमारे देश में प्रत्येक 1000 पैदा होने वाले बच्चों में 300 बच्चों का वजन बहुत कम होता।
5 वर्ष के अंदर इनमें से 143 बच्चों की मौत हो ही जाती है। ये सभी बचाए जा सकते हैं। हमारे देश में औरतों को सबसे ज़्यादा खतरा बच्चे को जन्म देने के समय होता है, जिसमें 1 लाख औरतों में से 400 औरतें की बच्चों के जन्म देते समय मौत हो जाती। ये औरतें मरने से बचाई जा सकती हैं। समानता के आधार पर किसी समाज को खड़ा करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इसकी स्वास्थ्य बेहतर बनने और समान रूप से सभी को उपलब्ध हो। इसके लिए योजनाएं बनाने और उन्हें व्यवस्थित रूप से लागू करने में सरकार और समाज दोनों की साझी पहल आवश्यक है। और इसी के साथ ही हमारा अध्याय भी समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। जो चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो जब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।